अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछले 24 घंटों के अंदर दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रह गया है। सबसे पहले अब तक की सबसे बड़ी खबर देते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई इस्राइली हमले में शहीद हो चुके हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की तस्दीक कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह बुलंद पीशवाए मिल्लत बुजुर्ग ईरान व आज़ादी ख़्वाहान जहान व उम्मत इस्लामी हज़रत इमाम ख़ामेनी क़द्दसल्लाहु नफ़्सहु ज़किय्या बिमलकूत अअला पिवस्त। वो अपने दफ्तर में ही मौजूद थे और उनके साथ ही उनके 12 से 15 बहुत ही करीबी साथी भी मौजूद थे और वो भी इस हमले में शहीद हो चुके हैं, जहां इसराइल ने फजाई हमला किया और उनको शहीद कर दिया। उनकी शहादत पर ईरान में 40 रोजा सोग का ऐलान किया गया है और साथ ही ईरानी अफवाज ने उनकी शहादत का सख्त तरीन बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। और अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अली लारिजानी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर दिया गया है, क्योंकि अली लारिजानी का नाम अली खामनाई की वसीयत में मौजूद था। याद रहे कि अली लारिजानी आयतुल्लाह खामनाई के करीबी साथी और सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह भी हैं। इसके अलावा वो बहुत से हसास मामलात को भी संभाल रहे हैं और हंगामी इख्तियारात भी उन्हीं के पास हैं। इसके अलावा उनके बेटे और उनकी बहू भी इजरायली हमलों में शहीद हो चुके हैं और साथ ही शहीद होने वालों में वजीर दिफा अमीर नसीबजादा और पासदाराने इनकलाब के सरबराह मोहम्मद पाकपूर के नाम लिए जा रहे हैं। पहले बात हो रही थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात खराब हैं, शायद ये दोनों मुल्क आमने सामने होंगे, लेकिन अब ये जंग ज्यादा मुल्कों की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। ईरान की इसराइल और अमेरिका के साथ ये जंग खतरनाक मराहिल में दाखिल हो चुकी है और ईरान ने भी अपने खतरनाक और मोहलिक मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। खलीजी ममालिक में जहां जहां अमरीकी एयर बेसेस हैं या जहां जहां अमरीकी मौजूद हैं, ईरान वहां अपने मिसाइल दाग रहा है और इसराइल को भी मुसलसल निशाना बना रहा है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला इसलिए भी किया है कि जेफरी एप्स्टीन वाला मसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक खतरा बनता जा रहा था। इसी वजह से इससे तवज्जो हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया। ईरान की जानिब से गालिबन पहली दफा दुबई और अबू ज़हबी भी टारगेट किए जा रहे हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ अमरीकी अफवाज की मौजूदगी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में एक बार फिर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम ने मुताद्दिद मिसाइलों को नाकारा बना दिया। लेकिन ईरान एक वक्त में एक मिसाइल नहीं चलाता, बल्कि दर्जनों के हिसाब से मिसाइल दागता है। एंटी मिसाइल सिस्टम एक वक्त 5, 6 या 10 मिसाइलों को रोक सकता है, मगर उनमें से कोई एक मिसाइल बच निकलता है और अपने हदफ को निशाना बना लेता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के इलाके जमेरा पार्क और सिटी वॉक के करीब धमाकों की आवाजें आई। जमेरा पार्क दुबई का एक पोश और हाई वैल्यू एरिया समझा जाता है। दुबई का एक बड़ा और महंगा होटल है फेयरमाउंट पाम होटल। ये दुबई के एक पोश इलाके में वाक़ है और महंगे तरीन होटलों में शुमार होता है। वहाँ ईरान ने एक मिसाइल दागा है। मिसाइल हमले के बाद ईरानी मीडिया के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि वहाँ अमरीकी मौजूद थे। बहरेन में भी एक बड़ी इमारत को निशाना बनाया गया है। बहरेन में जो अमरीकी एयरबेस और फौजी तंसीबात हैं, ईरान वहाँ भी मुसलसल मिसाइल हमले कर रहा है। दुबई के तमाम एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और तकरीबन तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। लोग इतनी बड़ी तादाद में फ्लाइट रेडार ऐप पर परवाजें ट्रैक कर रहे थे कि वो ऐप ही क्रैश हो गई। ईरानी वजीर दिफा का कहना है कि जिस मुल्क के अमरीकी एयरबेस से ईरान को निशाना बनाया जाएगा, ईरान वहाँ जवाब देगा। पाकिस्तानी वजीर आजम ने ईरान पर हमले की मजम्मत और इसराइल के खिलाफ बयान जारी किया है। ताहम अमेरिका के खिलाफ बराह रास्त अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। इसराइल की जानिब से ईरान में एक लड़कियों के स्कूल को भी निशाना बनाया गया। जब ये हमला हुआ तो स्कूल के अंदर तकरीबन 170 स्टूडेंट्स मौजूद थे। अब तक की इत्तलात के मुताबिक फजाई हमले के नतीजे में कम से कम 55 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 60 जख्मी हुए हैं, जिनमें तालिबात और स्कूल का अमला भी शामिल था। इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान में इनके हमलों का हदफ वो मकामात थे जहाँ आला ईरानी सियासी और सिक्योरिटी शख्सियत जमा थी। एक बयान में इसराइली फौज ने वजाहत की कि ईरान में आज होने वाली कार्रवाई की तैयारी कई माह के दौरान की गई, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस बात पर तवज्जो दी कि वो मौका कब आएगा जब ईरान की हुकूमती, सियासी और सिक्योरिटी क़यादत इकट्ठी होगी और हम हमला करेंगे। एक और बड़ी खबर ये भी है कि ईरान ने आबनाए हरमस को बंद कर दिया है, जिससे दुनिया को तेल की सप्लाई मुतासिर होगी। दुनिया के खाम तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा आबनाए हरमस से गुजरता है। ये तकरीबन 40 किलोमीटर का इलाका है जहां से सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और ईरान जैसे ममालिक का तेल दुनिया तक पहुंचता है। इसके बंद होने से पूरी दुनिया को झटका लगेगा, तेल की सप्लाई मुतासिर होगी और कीमतों में इजाफे का खदशा है। कतर में अल अदीद एयरबेस, जो एक बड़ा अमरीकी अड्डा है, वहाँ
वहाँ भी शदीद नुकसान की इत्तलात हैं। बहरैन, कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक में जहाँ जहाँ अमरीकी तंसीबात हैं, वहाँ हमलों की खबरें आ रही हैं। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन वादा सादिक 4 का नाम दिया है और इसराइल पर मिसाइल दागने का सिलसिला जारी है। इसराइल में मुतअद्दिद वार्निंग अलर्ट्स जारी हो चुके हैं और शहरियों को बैंकरों में जाने की हिदायत की गई है, जबकि इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब के साथ साथ और भी बहुत से शहरों में ईरानी मिसाइलों के लगने की वजह से तबाही की खबरें आ रही हैं। चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने भी ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत की है और अमेरिका और इसराइल को अपने हमले बंद करने का कहा है। जंग कभी भी किसी मसले का मुस्तकिल हल नहीं होती, इससे सिर्फ तबाही, जानी नुकसान और मईशती बोहरान जन्म लेते हैं। ममालिक कमजोर होते हैं और आम शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। तमाम ममालिक को चाहिए कि वो सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदी से काम लें। मौजूदा कशीदा सूरत हाल में इश्तियाल अंगेजी के बजाय सिफारतकारी, मुज़ाकरात और बैनुल अक़वामी क़वानीन के दायरे में रहते हुए मसाइल का हल तलाश किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और दुश्मनों के प्लान्स को फेल करते हुए उनको नीज़ तो नाबूद फरमाए और मुस्लिम हुक्मरानों को आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक और भाईचारा अता फरमाए। आमीन। चलिए दोस्तों, अब आपको ईरान की सैर करवाते हैं कि जंग से पहले ईरान कैसा था, वहाँ की जिंदगी कैसी थी और वहाँ के मुकद्दस मकामात कौन कौन से हैं। इस मुल्क के बारे में शायद आपके ख्यालात अच्छे ना हों, क्योंकि मीडिया इस मुल्क की बहुत ही मनफी तस्वीर दिखाता है। दुनिया समझती है कि ये मुल्क कोई रेगिस्तान है और दहशतगर्दी से भरा हुआ है, लेकिन इससे पहले कि आप इस बात पर यकीन करें, हम आपको लेकर चलते हैं हकीकत की तरफ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। तारीख में ईरान को फारिस के नाम से जाना जाता था और आज भी इस मुल्क के एक सूबे का नाम फारिस है। ये मुल्क न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि हैरान कुन हद तक सस्ता भी है। इतना सस्ता कि सुनकर आपको यकीन ही नहीं आएगा। अगर हम ईरान की आबादी की बात करें तो आज ईरान की टोटल आबादी तकरीबन 9 करोड़ 24 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 17 नंबर पर आता है और रकबे के हिसाब से भी ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है और इस एतबार से भी ईरान दुनिया में 17 नंबर पर मौजूद है। ईरान का सरकारी मजहब इस्लाम है। मुल्क की टोटल आबादी के तकरीबन 93% लोग शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 5% के करीब सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा ईरान में तकरीबन 3,000 मसीही और 10,000 के करीब यहूदी भी आबाद हैं। इंतजामी तौर पर यह मुल्क 31 सूबों में तकसीम किया गया है। यहाँ की करेंसी को ईरानी रियाल कहते हैं और इसकी कीमत बहुत कम है। पाकिस्तानी 1 रुपए के बदले तकरीबन 150 ईरानी रियाल और इंडियन 1 रुपए के बदले तकरीबन 470 ईरानी रियाल मिलते हैं। अगर ईरान की सरहदों की बात करें तो ये कई अहम ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान और कैस्पियन सी, मशरक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मगरिब में इराक और तुर्की, जबकि जनूब में गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के तवील और खूबसूरत साहिल मौजूद हैं। दोस्तों, एक अहम बात यह है कि ईरान में वीजा या मास्टर कार्ड काम नहीं करते क्योंकि अमरीकी बैंक यहाँ बंद है। इसलिए सयाहों को डॉलर या नकद ईरानी करेंसी साथ ले जाना पड़ती है। अलबत्ता इसके बावजूद ईरान के मकामी लोगों के लिए उनका अपना एक जदीद बैंकिंग और ATM सिस्टम मौजूद है और यहाँ छोटी से छोटी दुकान पर भी डिजिटल पेमेंट की सहूलत मिल जाती है। दोस्तों, ईरान की तारीख बहुत ही पुरानी है। कदीम जमाने में ईरान को पर्शिया कहा जाता था और इस सरजमीन पर दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों ने हुकूमत की। वक्त गुजरता रहा और फिर 1979 में ईरान की तारीख में इस्लामी इनकलाब आया। इस इनकलाब की क़यादत रूहुल्लाह खुमैनी ने की और इसी इनकलाब के नतीजे में शाह ईरान मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत खत्म कर दी गई। मोहम्मद रजा पहलवी को अमरीका का कठपुतली हुक्मरान समझा जाता था। इसी साल 4 नवंबर 1979 को एक और बड़ा वाकया पेश आया जब ईरानी तलबा ने तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा कर लिया और 52 अमरीकी सिफारती एहलकारों को यरगमार बना लिया। ये लोग तकरीबन 444 दिन तक कैद में रहे और आखिरकार 20 जनवरी 1981 को रिहा किए गए। इसी वाक़े के बाद ईरान और अमरीका के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खराब हो गए और अमरीका ने ईरान पर सख्त मुआशी पाबंदियां लगा दी क्योंकि अब ईरान में अमरीका की हिमायत याफ्ता हुकूमत खत्म हो चुकी थी। अगर हम आज इस मुल्क की क़यादत की बात करें तो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई हैं। उनका शुमार दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियात में होता है। ये 1999 में इमाम खुमैनी की वफात के बाद सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए और आज तक यही सुप्रीम लीडर हैं। अब बात करते हैं ईरान से स्मगलिंग की, जो बहुत ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, ईरान से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ईरानी डीजल स्मगल होता है। ईरानी हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए तेल पर भारी सब्सिडी देती है। यही वजह है कि ईरान में पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत कम है। पाकिस्तानी रुपयों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत तकरीबन
8 से 9 रुपए तक है, यानी तकरीबन 100 रुपए में आपकी टैंकी भर जाती है। इसके बरक्स पाकिस्तान में यही डीजल 260 से 270 रुपए फी लीटर में फरोख्त होता है, यानी 1 लीटर ईरानी तेल पर 250 रुपए से भी ज्यादा मुनाफा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरानी तेल इतना ज्यादा क्यों स्मगल होता है। दोस्तों, ईरान से पाकिस्तान में डीजल स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्ते इंतहाई खतरनाक और खुफिया होते हैं। ये स्मगलिंग ज्यादातर बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों पंजगूर, माशकेल, नोशकी और गवादर के जरिए की जाती है। इन इलाकों में सैकड़ों छोटे छोटे रास्ते मौजूद हैं, जिन्हें मकामी स्मगलर्स बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। डीजल को छोटे छोटे टैंकर्स और मोटरसाइकिलों पर सरहद पार लाया जाता है। कई मकामात पर तो स्मगलर्स पैदल चलकर भी डीजल के ड्रम्स लाते हैं और सरहदी इलाकों में मौजूद खुफिया गोदामों में जखीरा करते हैं। इन रास्तों पर दिन की रोशनी और रात की तारीकी में मकामी रहनुमाई और सिक्योरिटी एहलकारों की मदद से बड़ी मिकदार में डीजल पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होता है। बाज़ औक़ात डीजल के ये काफले बराह रास्त पेट्रोल पंप्स तक पहुंचा दिए जाते हैं या फिर छोटे ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को फरोख्त किया जाता है। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और इतना सस्ता तेल होने के बावजूद पाकिस्तानी हुक्मरान अमेरिका के डर और पाबंदियों की वजह से ईरान से तेल नहीं खरीदते, जबकि दूसरी तरफ चाइना, वेनेजुएला और कई दूसरे ममालिक खुल्लम खुल्ला ईरान से तेल खरीद रहे हैं और अपनी अवाम के फायदे का सोचते हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी अवाम को रोज बरोज महंगाई और तंग जिंदगी की तरफ धकेल रहे हैं और खुद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो न सिर्फ इस मुल्क का सियासी मरकज है बल्कि मुआशी सरगर्मियों का भी सबसे बड़ा मरकज समझा जाता है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मजमूई जीडीपी तकरीबन 355 बिलियन डॉलर के करीब है, जबकि यहाँ रहने वाले एक आम शहरी की सालाना आमदनी तकरीबन 4500 डॉलर बनती है। अगर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की जाए तो ये रिश्ता सिर्फ हमसायगी तक महदूद नहीं बल्कि मजहबी लिहाज से भी बहुत गहरा और मजबूत है। पूरा साल पाकिस्तान से हजारों ज़ायरीन ईरान का सफर करते हैं, क्योंकि इस मुल्क में अहले बैत की मुकद्दस हस्तियों और बहुत से औलियाए किराम की कब्रें और मुकद्दस मकामात मौजूद हैं। इन्हीं मुकद्दस मकामात में सबसे अहम मशहद शहर है, जहाँ अहले तशय्युअ के अकीदे के मुताबिक 8वें इमाम रजा रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा मुबारक मौजूद है। इनका असल नाम अली बिन मूसा था और आप हजरत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद थे। आपको 818 ईस्वी में जहर देकर शहीद कर दिया गया था। आपका रोजा आज दुनिया के बड़े मुकद्दस मकामात में शुमार होता है, जहां हर साल लाखों ज़ायरीन हाजिरी देते हैं। अगर हम ईरान में रहने वाली अक़लियतों की बात करें तो यहूदियों की ज्यादातर आबादी अस्फहान, हमदान और तेहरान के आसपास के इलाकों में रहती है और ये लोग कई सौ सालों से ईरान में आबाद हैं। इसके अलावा तकरीबन 40 से 50 हजार के करीब पाकिस्तानी भी ईरान में रोजगार के सिलसिले में रहते हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ईरान में इंडियन कम्युनिटी भी मौजूद है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। अब अगर ईरान की फौजी ताकत की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की दर्जाबंदी के मुताबिक ईरान की फौज दुनिया में तकरीबन 14 नंबर पर आती है। ईरान की फौज में लगभग 5,82,000 के करीब एक्टिव फौजी मौजूद है, जबकि फजाई ताकत में तकरीबन 300 फाइटर जेट तैयारे और 100 के करीब हेलीकॉप्टर शामिल हैं। बहरी ताकत की बात की जाए तो ईरान के पास तकरीबन 100 के करीब बहरी जहाज मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान के दिफाई निजाम में 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और तकरीबन 1000 ड्रोन भी शामिल हैं, जो इसकी फौजी ताकत को मजीद मजबूत बनाते हैं। जहां तक एटमी ताकत का ताल्लुक है तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान एटम बम बनाने की सलाहियत के तकरीबन 95% मरहले तक पहुंच चुका था। लेकिन हालिया इसराइली हमलों के बाद इस प्रोग्राम को कितना नुकसान पहुंचा है, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं, क्योंकि इसकी दुरुस्त मालूमात अभी सामने नहीं आ सकी। तेहरान ईरान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर ईरान के शुमाल में वाक़ है और इसके पीछे अलबुर्ज पहाड़ों की खूबसूरत कतार है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम बाकी शहरों के मुकाबले में ज्यादा खुशगवार रहता है। तेहरान में देखने के लिए बहुत से मकामात हैं। उनमें सबसे पहले आता है ग्रैंड बाजार। ये ईरान का सबसे मशहूर, कदीम और मसरूफ तरीन बाजार है और इसे तेहरान का दिल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई आम बाजार नहीं बल्कि एक पूरा शहर है, जहाँ लंबी लंबी गलियां, सैकड़ों दुकानें, गोदाम, मसाजिद और कारवां सराय मौजूद है। इस बाजार में आपको हर चीज मिल जाती है, जैसे कालीन, खुश्क मेवाजात, सोना, चांदी, कपड़े, मसाले, बर्तन और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया। ईरान के ड्राई फ्रूट्स और कालीन बहुत कम कीमत और आला मयार के मिलते हैं। यही वजह है कि सिर्फ मकामी लोग ही नहीं बल्कि सयाह भी बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। इसके बाद आता है मीलाद टावर।
ये ईरान का सबसे बुलंद टॉवर और शहर की पहचान है। ये टॉवर तकरीबन 435 मीटर ऊंचा है और इसे दुनिया के 6 बड़े टेलीकम्युनिकेशन टॉवर्स में शुमार किया जाता है। इस टॉवर से शहर के हर पहलू का मंजर देखा जा सकता है, चाहे वो बुलंद इमारतें हों, मसरूफ सड़कें या अलबुर्ज पहाड़। रात के वक्त जब पूरा शहर रोशन होता है तो मीलाद टॉवर से ये मंजर वाकई दिल को छू लेने वाला होता है। इसके बाद आता है आजादी टॉवर। ये ईरान के दारुल हुकूमत की पहचान भी समझा जाता है। ये टॉवर 1971 में बनाया गया था ताकि ईरान की 2500 साला तारीख और सकाफत को याद रखा जा सके। आजादी टॉवर का डिजाइन भी निहायत मुनफरिद और खूबसूरत है। इसके बाद गोलिस्तान पैलेस जो तेहरान का एक तारीखी और शानदार शाही महल है। इसके बाद तबीयत ब्रिज जो शहर के सबसे खूबसूरत और जदीद मकामात में से एक है। अब चलते हैं अस्फहान की तरफ जो ईरान का एक तारीखी और खूबसूरत शहर है, जिसे अक्सर लोग निस्फ जहान यानी दुनिया का आधा हिस्सा भी कहते हैं, क्योंकि ये शहर अपनी कदीम इमारतों और सकाफती विरसे के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अस्फहान में सबसे मशहूर जगह नक्शे जहान स्क्वायर है जो ईरान और दुनिया के बड़े चौकों में शुमार होता है। इसके इर्द गिर्द शेख लुत्फुल्ला मस्जिद, इमाम मस्जिद और आली कापू महल जैसे तारीखी शाहकार मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप ईरान की अजमत और फन्ने तामीर की महारत को महसूस कर सकते हैं। इसके बाद आता है वांग कैथीड्रल। ये अस्फहान का एक मशहूर और तारीखी चर्च है जो ईरान में आर्मीनी मसीही आबादी के लिए बनाया गया था। दोस्तों, वांग कैथीड्रल की खास बात यह है कि यहाँ की दीवारें और छतें रंगीन नक्शो निगार से मुज़य्यन हैं, जिनमें मजहबी मनाजिर और आर्मीनी सकाफत की झलक दिखाई देती है। अब चलते हैं शिराज की तरफ। ये ईरान का एक तारीखी और खूबसूरत शहर है जो अपनी कदीम तारीख, बागात और शायरी के लिए मशहूर है। दोस्तों, शिराज को अक्सर ईरान का शहर शायरी और अदब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 2 बड़े और मशहूर फारसी शायरों हाफिज शिराजी और सादी शिराजी की कब्रें मौजूद हैं, जो दुनिया भर में मशहूर है। इसके बाद आती है मस्जिद नासिरुल मुल्क, जो शिराज की सबसे खूबसूरत और मशहूर मस्जिद है, जिसे आम जबान में पिंक मस्जिद भी कहा जाता है। दोस्तों, ये मस्जिद अपने रंगीन शीशों, खूबसूरत गुंबद और आर्किटेक्चर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। सबसे खास बात यह है कि सुबह के वक्त सूरज की रोशनी जब मस्जिद के रंगीन शीशों से गुजरती है तो मस्जिद के अंदर हर तरफ रंगों की एक जादुई दुनिया बन जाती है, जो देखने वाले को हैरान कर देती है। इसके बाद आती है होली शराइन ऑफ शाह चराग, जो शिराज का एक मुकद्दस और मशहूर इस्लामी मकाम है, जो शिया मसलक के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये वो जगह है जहाँ हजरत अहमद बिन मूसा आराम फरमा है, जो इमाम मूसा काजिम के बेटे और हजरत इमाम रजा के भाई थे। इसके अलावा यज़्द, काशान, तबरेज और कुम शहर भी बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, ईरान में नाइट लाइफ भी बहुत खूबसूरत होती है। ईरान के बड़े शहर जैसे तेहरान, शिराज और अस्फहान में लोग शाम के वक्त पार्क्स, कैफे, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स में आकर वक्त गुजारते हैं। रात के वक्त कदीम बाजारों और तारीखी मकामात के आसपास की सैर भी आम है, जहां कुछ जगहों पर लाइव म्यूजिक या सकाफती तकरीबात भी मुनक्किद होती है, जो ईरान की मकामी सकाफत का लुत्फ देती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।